स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस क्लास में हम शुरू करने वाली है हमारी एक नई टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर एक एब्रीवेशन की तरह यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने इससे पहले अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, साथ के साथ जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज के बारे में जाना था। तो जैसे कि हम शुरुआत से ही जो हमारा मकसद रहा है वो रहा है कि हमें कोई एक अननोन सैंपल दिया जाता है, हमने उसको डिटेक्ट करना होता है, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए हम चले थे क्लासिकल मेथड की तरफ, छोड़कर क्लासिकल मेथड को छोड़ करके हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड की तरफ। आपने देखा था कि जब क्लासिकल मेथड से हमने उसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करी थी, तो क्लासिकल मेथड में हमने क्या देखा कि हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करानी पड़ती हैं। हमने जो हमारा सैंपल है उसके साथ छेड़छाड़ बहुत बार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब एक तो सैंपल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई एक रिएक्शन कराई, आप कम से कम 1 या 2 ग्राम के साथ तो रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, हमारा जो सैंपल है वो खत्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन एक तो ये अच्छा तरीका था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमारे सैंपल के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, सैंपल एज इट इज मिल जाता है, और दूसरा एक कम मात्रा में हमें मिलता है। तो उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी कि उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे एक तो उसके अंदर कौन सी इंप्यूरिटी होगी, उसके अंदर किस प्रकार का सॉल्वेंट यूज करना है, ये सारी जो बातें हैं इनके बारे में जानने में हमें मदद मिली हमारी अल्ट्रावायलेट और साथ के साथ खास करके फंक्शनल ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी कि एस्टर है, अमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर क्या क्या है, ये सारी की सारी हमें मिली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल था, सैंपल में ए बी सी कुछ भी सैंपल हो सकता है, उसके साथ आपका एक तो फंक्शनल ग्रुप अटैच था। तो मोस्टली केसेस में हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कार्बन की चेन थी, यानी कि एक एल्काइल ग्रुप जो था उसके पास प्रेजेंट था। तो इसकी जो जानकारी थी ये तो हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल ली। उसके बाद की जो कहानी बची, एल्काइल ग्रुप को भी तो हमने डिटेक्ट करना था। हम इंफ्रारेड से ये नहीं निकाल पाए, हमने ये बता दिया कि एल्काइल ग्रुप होगा या अराइल ग्रुप होगा। लेकिन जब उसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि अब अल्काइल ग्रुप तो है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम हैं, उसके अंदर कितनी कार्बन चेन है, कितने उसके अंदर हमारी एरोमेटिक रिंग्स हैं, या हमारे पास सिंपल जो साइक्लिक रिंग है उतनी कितनी रिंग्स हैं, उनके बारे में हमें आगे जानकारी इकट्ठा करनी होती है। तो तब हम पहुंचते हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ, क्योंकि ये ही वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके मदद से हम हर एक कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट जितने भी कार्बन एटम्स हैं, साथ के साथ जितने हाइड्रोजन्स हैं, हम उनकी जानकारी आसानी से जुटा पाते हैं। इवन हम ये भी बता पाते हैं कि जो हमारा कार्बन होगा वो दूसरे कार्बन के साथ इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, या जो उसके साथ में हाइड्रोजन अटैच है वो दूसरे हाइड्रोजन के जैसा होगा या नहीं होगा। तो ये जो सारी की सारी जानकारी है वो हमें मिलती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको डिस्कवर किया गया, हमारे 2 साइंटिस्ट थे, हमारे फ्लिक्स ब्लॉक और एडवर्ड पुलर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, अगर आप नाम नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। 1946 में हमारे 2 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, एक तो थे हमारे पुर्सल, एक थे हमारे फेलिक्स ब्लॉक। इन्होंने क्या करा, हमें डिस्कवर करके दी एक नई स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक नई टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हमने जाना न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। क्योंकि यहां पर जो हम सारा का सारा खेल देखते हैं हमारी एनएमआर के अंदर, वो हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। यहां पर हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्पिन की, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज की क्लास में। हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, देखिए एनएमआर एक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो खुद में अंदर ही एक बहुत बड़ी ब्रांच है। फर्दर उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे सब डिवीजन हमने बनाए हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं उसमें भी अलग अलग डिवीजन है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो उसको हम H1 एनएमआर, और अगर पीएमआर एनएमआर बोल सकते हैं। उसके बाद जब कार्बन की बात करते हैं तो उसके लिए 13 कार्बन एनएमआर अलग से है। अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे तो उसके लिए अलग अलग से कुछ 4 से 5 प्रकार की, मैं अंडरलाइन करता हूं। देखिए, अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन मैग्नेटिक रेजोनेंस, अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस,
अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 13 की अलग से मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर फास्फोरस की बात करनी होती है तो उसके लिए भी अलग से हमें ये पढ़नी होती है। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बात थी कि क्यों हम पढ़ते हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसको पढ़ते किस प्रकार से हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने जाना कि जो बची हुई अल्काइल चेन है, जो बचे हुए हमारे रिंग हैं, जो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पहले देखी थी तो हम वहां पर इतना कह के छोड़ दिया था जब हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते थे। आपने देखा है कि यूवी भी आप पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर हम क्या करते थे, हमने वुडवर्ड फिशर रूल देखा था, हम वहां से लैम्डा मैक्स की यानी कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का जो बैंड हमें मिल रहा था उसकी पोजीशन हमने डिटेक्ट करी थी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। तो अब उसके लिए हमने सिंपल इतना कह दिया था कि जब हम रूल देख रहे थे कि अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, अगर आपके पास रिंग रेजिड्यू है, कार्बन एटम है, वो भी अलग अलग केस में तो देख लिया था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए इतना लिख देंगे, उसके लिए इतना लिख देंगे, लेकिन अब पर्टिकुलर ये कि रिंग रेजिड्यू तो था, उस रिंग के अंदर कितने कार्बन थे, कितने हाइड्रोजन थे, किस फॉर्म में थे, वो रिंग में थे या नहीं थे, आगे कितनी चेन थी, वो सारी बात हम यहां से सीखेंगे। तो ये बात थी कि हम पढ़ते क्यों हैं। अब बात करते हैं कि पढ़ते किस प्रकार से हैं, कैसे पढ़ते हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी चीज को किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर उसको हम उसी तरीके के साथ नहीं करेंगे तो फिर हमें वहां से कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए एनएमआर को जैसे हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होता है हमारी न्यूक्लियर स्पिन के बारे में, कि न्यूक्लियर स्पिन नाम की कोई चीज होती है जिसका जिक्र हम करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर और काफी यूजफुल चीज होती है। देखिए बात करते हैं स्पिन क्या होती है। स्पिन अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप बचपन में देखते हैं, बचपन में आपने क्या होगा, आप एक लट्टू होता है जिसको आप घुमाते हैं, आप स्पिनिंग व्हील देखा होगा आपने। स्पिनिंग व्हील क्या होता है, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, साथ में उसके साथ जैसे आप वीडियोस वगैरह में कई बार उसको देखते हैं। तो और आपने जब छोटी क्लासेस में प्लस 1 प्लस 2 के अंदर आपने देखा होगा कि जब एक एटम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या मान के चल रहे हैं कि वो प्रोटॉन के चारों ओर जो है अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके चारों ओर चक्कर काटने के साथ साथ जो है अपने एक्सिस पर भी चक्कर काट रहा होता है। सेम ऐसे ही जब हम सोलर सिस्टम के अंदर भी देखते हैं, हम बात करते हैं सन की, अर्थ की, मून की, तो हम क्या करते हैं कि वो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर काट रही है, साथ के साथ वो अपने एक्सिस पर भी जो है वो रोटेशन उसको दिख रहा है। तो यही बात होती है कि अपने एक्सिस पर ही रोटेशन करना, इस चीज को हम बोलते हैं उसकी स्पिन, कि वो स्पिन कर रही है। तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास जब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो जो एक स्पिन होती है हमारे पास, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इवन सिर्फ एनएमआर के अंदर नहीं, हम आगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, वहां पर भी क्या होता है, जब हम अलग टाइप के स्पेक्ट्रास देखते हैं तो वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं। और स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन ही एक ऐसी चीज होती है जिसपे जैसे आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो स्पिन के अलाइनमेंट के बेसिस पर भी हम उसको पर्टिकुलर 2 भागों में ऑर्थो पैरा के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। तो आगे अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज की अलग अलग कहानी है, यहां हम सिंपल हमारी जो बात है वो एनएमआर के अंदर करने वाले हैं। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए स्पिन जो होती है वो, अब स्पिन की एक पर्टिकुलर वैल्यू हम देखेंगे हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स देखे हैं, मोस्टली क्या होता है, उनकी एक पर्टिकुलर अलग अलग स्पिन वैल्यू होती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, आप अलग अलग एलिमेंट के बारे में जान चुके हैं। तो ये क्या होता है, इनकी एक पर्टिकुलर स्पिन वैल्यू होगी। तो स्पिन वैल्यू का निकालने का जो तरीका होता है हमारे पास, वो काफी कॉम्प्लेक्स सा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती हैं कि कितनी किसकी वैल्यू होगी उसको याद रख लेते हैं। तो आपके लिए क्या है कि मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें एक बेसिस भी बना दिया है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलेगा। यानी देखिए मैंने आपके पास लिखा है कि एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है और न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। तो देखिए अगर आपके पास जो एटम आपने लिया है, अगर उसका एटॉमिक मास ओड है, ओड इवन के बारे में तो आप जान चुके होंगे, तो काफी 4th 5th क्लास की जो है वहां तक की बातें हैं। तो ओड जो है अगर उसका एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर है, वो ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, तो उस केस में जो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो होगा 1/2, 3/2, 5/2, इस प्रकार से। अब अगर आपके पास जो एटॉमिक मास है वो इवन है और आपके साथ जो एटॉमिक नंबर है उसका वो भी इवन है, तो आप देखेंगे 0। दूसरा आगे का केस बताता हूं आपको कि एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है, तो आप स्पिन की वैल्यू देखते हैं 1 2 3।
चलो एक आधा एग्जाम्पल आपको इसका बताता हूं। देखिए, आपने देखा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक हम बात करते हैं एटॉमिक मास 14 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्या है, 14 एक इवन टर्म है और 7 एक ओड है। तो यहां पर जब नाइट्रोजन का केस अगर मैं देखूंगा आपके पास, तो यहां पर 7 और 14 से जो इसकी वैल्यू आती है वो 1 आती है। यहां से आप इसकी स्पिन की वैल्यू याद कर सकते हैं। अब आप देखते हैं 0, तो जिसकी टर्म दोनों की दोनों, एक जो इसका मास होगा वो भी इवन होगा और जो इसका नंबर होगा वो भी इवन होगा। यानी कि कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 12 और 6। देखिए, कार्बन का अगर आप आइसोटोप लेते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं 13 मास वाले कार्बन की, तो वो हमारे पास एक अलग चीज आ जाती है। उसको हम देखते हैं एक स्पेशल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से, कार्बन 13 की जो एनएमआर होती है वहां पर 12 और 13 आने के जो मास नंबर में मास, जो एटॉमिक मास में डिफरेंस आने के कारण क्या हुआ, यहां से इनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती है। क्योंकि जो इसका दूसरा आइसोटोप है वो आपको एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की तरह उसको ट्रीट करते हैं, और जो आपका कार्बन 12 वाला है वो स्पिन इनएक्टिव होता है। और इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। देखिए, आप अगर किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी एटम को समझ रहे हैं, तो आपके पास दो सिनेरियो होंगे, या तो वो स्पिन एक्टिव होगा या वो स्पिन इनएक्टिव होगा, और ये बात डिसाइड करेगी उसकी स्पिन वैल्यू। अगर आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो स्पिन इनएक्टिव है, और अगर उसकी कुछ न कुछ वैल्यू होती है तो उसको हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर आप कार्बन के ही दो आइसोटोप देखें, तो कार्बन के दो आइसोटोप आप देखेंगे, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13। अब मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर दोनों चीज इवन है, एटॉमिक मास भी और एटॉमिक नंबर भी, तो क्या है, देखिए कार्बन 12 की बात करते तो उसका आता है 0, यानी कि ये क्या होगा, स्पिन इनएक्टिव। लेकिन वहीं जब आप कार्बन 13 की बात करेंगे तो वो आपके लिए जो है स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की तरह ट्रीट करेगा। अब आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को देखते हैं। हाइड्रोजन के आपने आइसोटोप के बारे में जाना होगा, आप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसकी ऐसी ऐसी बातें आपने जानी है। तो हाइड्रोजन जो सिंपल एक मॉलिक्यूल लेकर के चलते हैं उसको तो हम पढ़ते हैं हमारी H1NMR के अंदर। लेकिन जब आप ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो क्या ड्यूटेरियम के केस में क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है 2, तो उसके लिए फिर क्या होगा, उसकी स्पिन की वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी स्पिन की वैल्यू 1 आती है। तो ये स्पिन की जो वैल्यूज हैं ये क्या है, क्या क्या इनके कारण होने वाला है, इन सारी की सारी बातें जो हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखिए देखिए क्या होता है, आपने देखा है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपने जाना है कि प्रोटॉन होते हैं, साथ के साथ न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपने जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी देखी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट कर रहा होता है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर, और साथ ही साथ जो अपनी एक्सिस है उसके ऊपर भी रोटेट कर रहा होता है। सेम वैसी ही जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है प्रोटॉन और साथ के साथ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी ऐसी ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और उन्हीं इस जो प्रॉपर्टी है उनका फायदा उठाने वाले हैं हम हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। क्योंकि आप नाम से ही देखिए आपके पास 3 टर्म यहां पर आती हैं, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर के अंदर हम जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है इसकी बात करेंगे। मैग्नेटिक आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। साथ के साथ रेजोनेंस, रेजोनेंस भी इस टर्म में यहां पर काफी अच्छी, ये रेजोनेंस वो नहीं है जो आप जीओसी के अंदर पढ़ते हैं रेजोनेंस, यहां पर जो रेजोनेंस है वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आने वाली क्लासेस के अंदर उसको भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखिए यहां पर आप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक टर्म आई है, लेकिन जब आप बात कर रहे थे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो वहां आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था तो उसके केस में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होती है हमारी उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और उन तीनों की खास बात क्या होती है कि तीनों एक दूसरे के मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उस केस में ये भी बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा तो वहां पर जो कपलिंग में आएगा, जो इंटरेक्शन में आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी हमारी पीछे वाली जो हम पढ़ चुके, हमारी
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, और जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वही डोमिनेट करता है। ये बात है, नेचर का नियम है, आप इसको जानते हैं कि जो डोमिनेंट होगा वो अपनी अपनी पावर को दिखाएगा। तो यहाँ पर अपनी पावर को दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हम NMR के अंदर क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग और अलग पॉइंट है दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो हम बात करते हैं स्पिन वैल्यूज की। स्पिन वैल्यू का और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है, ये भी जस्ट आपको अभी मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से क्या होगा, क्यों हम मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने स्क्रीन के ऊपर भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए जो आपकी स्पिन है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह, उसका भी एक स्पिन नंबर होता है जिसको मैंने यहां पर हाफ लिख दिया है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा। जो हमारी स्पिन है, जैसे मैंने यहां पर आपको अलग अलग वैल्यूज लिखी है, 1/2, 3/2, 5/2, इसको जो डिनोट करने का हमारे पास जो हम एक स्पेशल अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं वो होता है हमारे पास आई। तो अब ये देखा कि ये स्पिन की वैल्यूज हैं, इस स्पिन को, इस स्पिन स्टेट एक हमारे पास टर्म आती है कि अब ये स्पिन है, इसकी स्पिन स्टेट्स कितनी होंगी, उसके लिए भी हमारे निकालने का एक जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। और स्पिन को हम निकालते कैसे हैं, आप इसको इस चीज से देख सकते हैं कि जो स्पिन है उसको हम निकाल सकते हैं हमारा नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल स्पिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें हेल्प करने वाली है समझने के लिए कि स्पिन की वैल्यूज, स्पिन स्टेट की, और साथ के साथ जो मैं आपको भी एनर्जी डिफरेंस बताऊंगा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, ये वाली जो लाइन है ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज को एक्सप्लेन करने में। आप इसको देख सकते हैं कि जो आई लिखा है, आई यानी कि स्पिन स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल स्पिन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पैरेलल और एंटी पैरेलल दो टर्म आपके पास आती हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल का क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में जानते देखिएगा। देखिए यहां पर मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, आपको अलग अलग स्पिन के साथ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का केस, साथ में आप देख सकते हैं यहां पर कार्बन 13, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और फास्फोरस, इनके लिए वैल्यू होती है स्पिन की 1/2। ऑक्सीजन के लिए वो भी किसका, जिसका मास 17 है और एटॉमिक नंबर 8 है, 5/2। अब यहां पर हीलियम, कार्बन, ये कार्बन 13 वाला नहीं, 12 वाला, इनके लिए आई की वैल्यू 0 है। ड्यूटेरियम के लिए और नाइट्रोजन के लिए 1 है और बोरोन के लिए 3 है, आपने देख लिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां से आई कि ये स्पिन वैल्यूज हैं, ये 5/2, 3/2, 1/2, ये क्या करने वाली हैं और इनका क्या जो हमारे पास उद्देश्य है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए जो स्पिन स्टेट हम निकालते हैं उसका निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है 2i+1। पर्टिकुलर एटम के लिए हम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, आप स्पिन की वैल्यू निकालते हैं तो वहां पर क्या करते हैं 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं और वहां से हम बता देते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट है, डबलेट स्टेट है, कैसे है। तो यहां से क्या करेंगे 2i+1 मान लीजिए मैं कोई भी एक एटम लेकर के चला, मैंने मान लीजिए ये हाइड्रोजन वाला एटम ले लिया, इसकी स्पिन वैल्यू जो है मेरे पास हाफ है, तो यहां से 2 × ½ + 1 यानी कि कितना आया, ये आया मेरे पास 2, कि हाइड्रोजन का केस है जो उसके अंदर स्पिन स्टेट्स कितनी आएंगी, वो 2 आएंगी। स्पिन स्टेट आपको बताता क्या है, वो आपको बताता है ये आपको कि किस तरह से हम कितने तरीकों से इसको अरेंज करके दिखा सकते हैं उसके बारे में हमें जानकारी देता है, और वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं जस्ट अभी आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है हमारा, वो कपल्ड करता है चार्ज के साथ, और क्या करता है, इट जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ स्पिन। कुछ समझे तो देखिए क्या होता है हमारे पास, जैसे स्पिन पर मैंने आपको बताया कि वो रोटेशन उसका होता रहता है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने देखा मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ चक्कर काट रहा है इसके चारों ओर ऑर्बिट में, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है अपने ही एक्सिस पर ये कर रहा है। लेकिन जैसे आप फिजिक्स के अंदर भी फिनोमेना देखते हैं ना, कि मान लीजिए कोई वायर है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो वहां पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है, वहां पर करंट जनरेट होता है। तो सेम यहाँ इस जो ये आपको ये रोटेशन दिख रहे हैं, इनकी वजह से यहां पर क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर जनरेट हो जाता है, और जो हमारे न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस वो क्या करने लग जाता है, जो टीनी बार मैग्नेट हैं, छोटे छोटे जो बार मैग्नेट हैं उनकी तरह बिहेव करने लग जाता है। कैसे उसके बारे में बताता हूं, और जो स्पिन स्टेट आपको ये दो जो यहां से आई है इनके बारे में बताता हूं। देखिएगा, देखिए स्पिन स्टेट की हम बात कर रहे थे, तो जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होती है
एक तो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि स्पिन स्टेट सिर्फ वही वाले मॉलिक्यूल दिखाएंगे जिनकी स्पिन की वैल्यू आई से ज्यादा होगी। यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, एक पॉइंट आपके लिए ये लिखा गया है। दूसरा क्या है कि जो स्पिन की वैल्यूज जो आती हैं वो कितने तक आती हैं वो हम लेकर के चलते हैं हमारी -i से लेकर के और 1 - i + 1 तक। कैसे? यानी कि -i से लेकर के +i तक के बीच की वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए मैंने आपको दो i की वैल्यू अभी हाइड्रोजन के केस के लिए निकालने को दिखाई थी ना, कि वो आपके पास कितनी आती है, वो 2 के अंदर 2 स्पिन स्टेट आती हैं, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, और स्पिन की वैल्यू उसके लिए कितनी है, हाफ आपने देखी, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम +½ और एक होता है हमारे पास जो इसको डिनोट करने का दूसरा तरीका वो होता है -½ अब ये दो एनर्जी जो आपकी दो स्पिन स्टेट आई हैं उनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं और ये कैसे आई हैं, थोड़ी सी इसके बारे में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने हाइड्रोजन के केस में तो देख ली कि 2 स्पिन स्टेट आई हैं, और ये किस वजह से आई हैं, ये हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला बताया स्पिन स्टेट निकालने का 2i + 1। लेकिन जब मैं बात करूंगा किसी दूसरे केस की, यानी कि यहां पर तो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे और हमने देखा कि 2 स्पिन स्टेट आएंगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी, और अभी आपको ये भी बता दूंगा कि इसको कैसे डिनोट करेंगे और कैसे इसको प्लेस करेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह मेरे पास कोई दूसरा एटम होता, कोई दूसरा जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होती, मान लीजिए कोई ऐसा मेरे पास होता जिसकी आई की वैल्यू यहां पर तो हाफ है 1 होती, तो यहां पर मैं क्या लिख देता 2i + 1, यानी कि आई की वैल्यू 1 हो जाती है। अब क्या होता 2 × 1 + 1 यानी कि मेरे पास स्पिन स्टेट 3 आ जाती, तो उसको कैसे लिखते। साथ के साथ अगर कोई और होता, मान लीजिए 3/2 होती आई की वैल्यू, तो 2 × 3/2 + 1 यानी कि यहां से कितना आता 4 आता। आप एक बात देख रहे हैं कि जैसे जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे स्पिन की वैल्यू चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे जो स्पिन स्टेट्स हैं, देखिए पहले कितनी आई, पहले आई आपके पास 2, उसके बाद कितनी आई आपके पास आई 3, उसके बाद कितनी आई 4। तो जो स्पिन स्टेट्स की वैल्यू है, ये अलाउड स्पिन स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं। अलाउड कैसे कि ये वाली पॉसिबल है, अलाउड और फॉरबिडन दो चीजें हैं, और वो कैसे हैं वो आपको फर्दर डिटेल में मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर जब जो बात कर रहा हूं ये सिर्फ अलाउड स्पिन स्टेट्स की बात कर रहा हूं। तो ये कैसे आई 2, 3, 4। अब अगर फिर आई की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो ऐसे ही फिर से जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए ऐसा ही अलग अलग एटम के लिए क्या होता है, जैसे अगर प्रोटॉन हाइड्रोजन की बात करी, एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है, हाइड्रोजन की बात करी तो आपके पास 2 वैल्यू आई। आपको देखिए अगर क्लोरीन का एटम हमने सेलेक्ट कर लिया, क्लोरीन के लिए आई की वैल्यू कितनी होती 3/2, तो इसके लिए मेरे पास 4 आई। अब ये 4 आई, इन 4 को मैं दिखा कैसे सकता हूं, देखिए कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे वहां पर +½ और -½ लिखा ना, यहां कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/2 1/2। अब वो भी कैसे, उसको भी एक बार प्लस लगा करके एक बार माइनस लगा करके, यानी कि +3/2 -3/2 -1/2 और +1/2। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, ये जो टर्म है ये आपको क्या बता रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिएगा आपने देखा कुछ इस प्रकार से, आपने देखा कि आपके पास आई 4 वैल्यू, जैसे कि +3/2 +1/2 -1/2 और -3/2, आपके पास 4 वैल्यू हैं। ये आई आपके पास क्लोरीन के केस में। अगर आपने हाइड्रोजन की बात करी तो आपके पास आई +1/2 -1/2। तो देखिए इसको समझने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आपके पास, हमने देखा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ, अगर वहां पर एक मैग्नेटिक जो फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा था कि इसके मूवमेंट की वजह से वहां इंड्यूस हो गया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूशन का जो केस था हमारे पास, देखिए यहां पर क्या होगा। अभी इसकी स्पिन, जो ये एरो जो आप देख रहे हैं कि मैंने आपके पास सर्कल से बनाए हैं और उसके अंदर कुछ एरोज हैं, वास्तव में क्या होता है कि जब हमारी एक स्टेबल स्टेट होती है, जो हम नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें रैंडम जो ओरिएंटेशन है वो न्यूक्लियस के अंदर इसका देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैं लगा देता हूं, देखिए जो ये वाली एरो है, जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, ये हमें इंडिकेट करती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है मैंने यहां पर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो अप्लाई कर दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जो ये रैंडम ओरिएंटेशन में देख रहा था, ये रैंडम ओरिएंटेशन अब रैंडम न रह करके एक प्रॉपर वे में अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। जो आपको पहले ये जो दिख रहे थे कि किसी एरो का मुंह किसी तरफ है, अब ये जो रैंडम थे ये रैंडम नहीं रहे, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इनकी क्या हुई, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हो गई। तो इस केस में क्या होता है, अब जो ये स्पिन थी यहां से ये जनरेट हुई है आपके पास +½ और -½ वो कैसे, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया
तो इसके पास कुछ तो ऐसी स्पिन्स थी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ होली, यानी कि उनकी जो स्पिन जो थी उसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ उसने अलाइनमेंट दिखा दिया। कुछ हमारे पास ऐसी थी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उसने अपोज कर लिया, यानी कि देखिए मान लीजिए ये कुछ मेरे पास स्पिन है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ है, अगर ये अलाइनमेंट में है, यानी कि अपवर्ड केस में मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, साथ में साथ इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है स्पिन की, तो ये हमारे पास अलाइनमेंट में है, ये हमारे पास ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनती है, अगर इसके साथ अपोज में होने लग गई, ये वाली डायरेक्शन है इसके अलाइनमेंट में, ये है इसके ओपोजिशन में, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यहां से दो टर्म जनरेट हुई हैं, +½ और -½ अब ये क्या बताती हैं, ये बताती हैं इनकी एनर्जी डिफरेंस को, कि जो इसके साथ अलाइनमेंट में होगी, जो देखिए यहां पर जो दो सर्कल मैंने दिखाया ना, आप देख सकते हैं एक का जो है एरो वो ऊपर की तरफ है, दूसरे का नीचे की तरफ है। ये भी आपको यही दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर जब स्पिन रैंडम ओरिएंटेशन में थी, तो यहां पर ये अप्लाइड करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड एक की देखिए आप म्यू, यहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है, म्यू डिनोट करता है डाइपोल मूवमेंट को, क्योंकि जब यहां पर सारा ये फिनोमिना होगा, ये रोटेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी इंड्यूस होती है, ये डायरेक्शन। और एक नीचे इसमें देख सकते हैं आप नीचे की तरफ, तो ये क्या है, ये अलाइनमेंट है और अपोजिशन है। यहां इसको आप लिख सकते हैं +½ से और इसको लिख सकते हैं -½ से। ये बताता है इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस। देखिए पहले क्या था, हम बात कर रहे थे, पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में सारी की सारी डीजनरेट स्टेट थी, सारी की सारी जो स्टेट थी उनकी एनर्जी सेम थी और उनके अंदर रैंडम जो है ओरिएंटेशन था। लेकिन जैसे इसके साथ मैंने ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आया यहां पर, तो क्या हुआ, अब इनकी एनर्जी चेंज हो गई, कुछ इसके साथ होली तो कुछ इसके अपोज में होली। जो इसके साथ हुई उनकी एनर्जी स्टेबलाइज हो गई, जिसको हम अगर इसको एनर्जी स्टेट में दिखाना चाहें तो पहले कुछ ऐसी एक सिंपल एनर्जी थी, लेकिन यहां पर अब देखेंगे तो हमारे पास दो जो स्टेट्स हैं उनके अंदर बट गई है। एक की एनर्जी हम लिखते हैं +½ दूसरे की एनर्जी हम लिखते हैं -½ इस तरह से हमारे पास ये देखने को मिलता है। ये कैसे हुआ, इसको आप बार मैग्नेट की तरह भी समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस था वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, और जैसे ही उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आया, देखिए आपके पास मान लीजिए एक मैग्नेट है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप उसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट लाएंगे, अगर आप नॉर्थ के पास साउथ लेके आते हैं तो वो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरा ले आए, मतलब नॉर्थ के पास नॉर्थ ले आए, तो वो रिपेल करने लग जाएगा। तो सेम वो भी अपना ओरिएंटेशन जैसे चेंज करता है, उसी प्रकार से इसने ओरिएंटेशन चेंज करा, और यहां पर हमारे पास दो टर्म हमें देखने को मिली, -½ और +½ ठीक है। उसके बाद जैसे ऐसे ये केस था हाइड्रोजन का। अब क्लोरीन का केस मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या हुआ, ये जो स्प्लिटिंग थी ये 2 में नहीं रुकी, ये स्प्लिटिंग 4 स्टेट्स के अंदर हुई। वहां पर ये था हमारे पास हाइड्रोजन का केस। क्लोरीन के केस में क्या हुआ, यहां पर हुआ हमारे पास -3/2, फिर आया -1/2, फिर प्लस का 1/2, फिर प्लस का 3/2, यानी कि ये जो डीजनरेट मेरे पास स्टेट थी वो अब एक से हमारे पास 4 स्टेट के अंदर टूट गई, और सारा का सारा जो खेल हुआ वो हम मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब जो आपको ये 4 स्टेट दिख रही हैं, आप ये हमें दर्शाती क्या है, ये हमें बताती क्या है, हम बात कर रहे हैं स्पिन की। तो यहां से जो सारी की सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा, साउथ के पास जब नॉर्थ लाते तो अट्रैक्शन हुआ, नॉर्थ के पास साउथ लाए तो अट्रैक्शन, लेकिन जब साउथ के पास साउथ आ गया, साउथ के साउथ आ गया, तो यहां पर क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो ये क्या करता है, ये स्पिन को अलाइनमेंट में चेंज करने की ट्राई करता है। यहां से मेरे पास जो ये टर्म आती है -½ +½ ये हमें दिखाती है क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि जब वो अपने एक्सिस के ऊपर जब वो रोटेट कर रहा है, जब वो अपनी एक्सिस के ऊपर वहां पर मतलब उसके चारों रोटेट करने के साथ साथ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम पर उसकी मोशन की क्वांटिटी कितनी है वो हमें पता चलता है इन सारी की सारी बातों से। ये हमें एक्सप्लेन करती है उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ इस प्रकार से आपके पास 4 स्टेट है, 1 2 3 4। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे कम एनर्जी वाली ग्राउंड स्टेट हम इसको मान करके चलते हैं। जैसे कि अब 4 केस थे, क्लोरीन का केस था हमारे पास, तो यहां पर 4 वैल्यूज आई थी। ये आ गई मेरे पास 3/2, फिर आ गई 1/2, फिर आ गई हमारे पास -1/2, फिर आ गई -3/2। देखिए यहां पर सिंपल सी एक बात है जो आप यहां पर याद रख सकते हैं कि जब आप इन चारों केसेस की बात करते हैं
तो इन चारों केसेस के अंदर जब आपको ये जो अलग अलग वैल्यूज दिख रही होंगी, भले ही इनके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसकी 3/2 है और इसकी -3/2 है, आप यहां से यहां तक अगर एक नॉर्मल मैथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको एक अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो यहां पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर 3 वैल्यूज का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहां से देखेंगे तो भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में जब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन की, तो चारों में जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इनको देखते हैं एक जनरल पॉइंट पर, तो इनकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है वो सेम होती है। वो हम वैसे तो क्वांटम मैकेनिकल का फिनोमिना है, उसको ऐसे आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन उसको क्वांटम मैकेनिकली ही समझ सकते हैं, और वो हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन जब इनको एक्सिस के अलोंग देखा जाता है, तो पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, जैसे कि मान लीजिए हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, तो वहां पर जब इनकी बात करते हैं तो अलग अलग एक्सिस के हिसाब से जो इनकी क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। वो सारी बात है हमारी कहाँ की, क्वांटम मैकेनिक्स की, उनको देखेंगे उस फिनोमिना के अंदर। तो लेकिन यहाँ जो बात आई स्पिन की, स्पिन स्टेट की, ये हमारा एक बेस है हमारी एनएमआर को समझने का। इसके बाद हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंडक्शन के साथ कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तक पहुंचेंगे, किस तरह से उसका जो डाटा है हम एक पर्टिकुलर सैंपल का कलेक्ट करेंगे, किस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, वो हम देखेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो आज जो हमने देखा वो हमने देखा हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। तो जल्द ही आपसे मुलाकात होगी और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।